आणि त्याचबरोबर कर्जमाफी किंवा सरकारने महाराष्ट्र सरकारला विनंती करावी आणि प्रस्ताव तातडीने मागून घ्यावा, कारण का महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी हा अत्यंत अडचणीत आहे, त्याचं कंबरडं मोडलेलं आहे आणि आता त्याला मदतीची गरज आहे। धन्यवाद। अभी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है सभापति महोदया, और मैं लगातार इन बातों को पिछले 10-12 साल से उठाता रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर कि मेरा जो इलाका है संथाल परगना, जहाँ से कि मैं सांसद हूँ, 1951 में वहाँ 45% आदिवासियों की आबादी थी, और अभी जब 2011 की जनगणना हुई तो केवल 26-27% है, और जब अभी 26-27 में जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि वो 21 या 22% हो जाएगी। लगभग हम आदिवासियों की यहाँ बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लगभग 50% आदिवासी गायब हो गए। मुसलमान की आबादी हमारे यहाँ 9% थी, वो अब 24%। पूरे देश भर में मुसलमान केवल 4% बढ़े हैं। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमान 15% बढ़े। जहां की विस्थापन है, जहां पलायन है, जहां रोजगार के कोई साधन नहीं है, ये कौन से लोग हैं? ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हमारे यहाँ आ गए हैं, उनसे वोट प्रभावित करके ये सारी अपोजिशन चुनाव जीतती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ये जितना मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जहां मैं अभी इंचार्ज भी था, साहबगंज, पाकुड़, सबों के लिए जो है एक कोहेसिव प्लान बनाया जाए, बीएसएफ को पूरा अधिकार दिया जाए और एनआरसी लागू करके सभी बांग्लादेशी को घसीट कर जो है बाहर किया जाए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। और ये सब रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। Fake news is a threat to our democracy today. One is the incorporated sector and the other is unincorporated sector. As far as the unincorporated sector is concerned, संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अपने सांसदों को बुलाकर बंद कमरे में मीटिंग क्यों की? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने विश्वासघात जैसे गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की? वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने क्यों कहा कि सरकार रोज नया मुद्दा लेकर आती है ताकि जरूरी मुद्दों पर संसद में बहस को टाला जा सके? लोकसभा और राज्यसभा के अंदर का माहौल कैसे बदल गया एक रात में? जहां कल तक हंगामा हो रहा था, वहां आज कैसे सवाल जवाब हुए, जनता के मुद्दे उठाए गए, ये सब हम आपको आज के कार्यक्रम में, आज की संसद रिपोर्ट में बताने वाले हैं। आपको करना यह है कि आखिर तक साथ बने रहिए, वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तीन दिसंबर 2025 संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। संसद भवन परिसर में विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर विरोध मार्च निकाले। टीएमसी के सांसदों ने पेंडिंग सेंट्रल बिल को लेकर संसद भवन परिसर में नारेबाजी की, मार्च निकाला। वहीं कांग्रेस सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए लेबर कोड को लेकर प्रदर्शन किया। इस लेबर कोड के खिलाफ अपना प्रदर्शन दर्ज किया, मार्च निकाला, नारेबाजी की। और कांग्रेस के कुछ सांसद दिल्ली के प्रदूषण को हाईलाइट करने के लिए मास्क लगाकर आज संसद भवन परिसर में पहुंचे। ये सब देखकर अगर आपको लग रहा है कि आज भी संसद के अंदर हंगामा और स्थगन ही हुआ होगा तो आप गलत हैं। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टे खूब काम धाम राज्यसभा और लोकसभा में हुआ। वजह सरकार ने विपक्ष की मांग मान ली। कल शाम ही सरकार ने साफ कर दिया कि 9 दिसंबर की दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधार पर संसद के दोनों सदनों में बारी बारी से बहस करवाई जाएगी, जिसकी मांग विपक्ष शीतकालीन सत्र के पहले दिन से कर रहा है। रोज की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संचार साथी ऐप की जरूरत
और सभी फोन में उसे प्री इंस्टॉल करने की सरकारी आदेश पर सवाल उठाया। प्रश्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और दूरसंचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके इस सवाल के जवाब में टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी, सरकार की तरफ से तस्वीर साफ की। अब संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर, आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए, और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है, इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं, तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं, इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रश्नकाल के दौरान ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की कोशिशों पर सवाल किया। हम निराकरण में ये दे रहे हैं, ऐसा उत्तर सही नहीं। इन्हें ब्राजील या अन्य कंट्री से कई देश के लगभग सिंगापुर, फिनलैंड, अमेरिका, यूएसओ ने डिफेक्ट सुरक्षा मॉडल को लागू किया, जहां पर एप्पल, गूगल जैसी आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो बिहार से निकल के। बिहार में अब आप बिहार को तो वैसे ही, मेरा रिक्वेस्ट इसमें क्या है, सरकार को जो अच्छा लगता है तो वो सोशल मीडिया उनके लिए सही है, लेकिन जो इस देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। इस सवाल के जवाब में सूचना एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया को लेकर कड़ी टिप्पणियां की। उन्होंने फेक न्यूज को भारत की लोकतंत्र के लिए
खतरा तक बता दिया। सुनिए वो क्या बोले। फेक न्यूज, सोशल मीडिया, इसमें दिस इज अ वेरी फाइन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी। और इस फाइन बैलेंस को लेकर सरकार चल रही है। दैट फेक न्यूज इज अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी टुडे। और हमें सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज पर, एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त ज़रूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, अल्टीमेटली फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, इसमें दिस इज़ अ वेरी फाइन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी। वैसे तो प्रश्नकाल के दौरान दूसरे जरूरी मुद्दों पर भी सांसदों ने सवाल किए और मंत्रियों ने उनके जवाब दिए, लेकिन समय की सीमा होती है इस शो में, इसी वजह से हम आपको प्रश्नकाल से यही 2 सवाल जवाब दिखा सके। प्रश्नकाल 12 बजे खत्म हुआ और शून्यकाल शुरू हुआ। शून्यकाल के दौरान सांसद किसी भी जरूरी मुद्दे पर अपनी बात कह सकते हैं, चेयर से मंजूरी मिलने के बाद। तो शून्यकाल में पंजाब के 2 सांसदों ने राज्य में आए बाढ़ का मामला उठाया। पहले आम आदमी पार्टी सांसद मालविंदर सिंह कंग ने राज्य में बाढ़ से हुई तबाही का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया और विशेष पैकेज की मांग की। पिछले दिनों पंजाब में बड़े स्तर पर फ्लड आए, जिसके कारण हमारे तकरीबन 6 जिलों के 2500 गांव, सभापति जी 2500 गांव पूरी तरीके से तबाह हुए और 5 लाख एकड़ से ज़्यादा खड़ी फसल, बिल्कुल तैयार फसल थी जो, वो पूरी तरीके से फ्लड के कारण बर्बाद हो गई। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये वही डिस्ट्रिक्ट हैं सभापति जी जहाँ जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की लड़ाई लड़ी थी। आज तकरीबन 2 महीने हो गए सभापति जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां विजिट किया, आए, भारत सरकार के तमाम मंत्री साहबान आए, लेकिन 1 रुपया भी वो 6 जिलों के लोगों को दोबारा से पैरों पर खड़ा करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए 1 रुपया भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। इवन सभापति जी जो हरियाणा और राजस्थान की सरकारें पंजाब के हिस्से का पानी मांगती और क्लेम करती हैं अपने पानी का, उन सरकारों ने भी इस मुश्किल घड़ी में, इस विपत्ति के समय में पंजाब का साथ नहीं दिया और पंजाब के लोगों ने इस सारी मुश्किल को अपने आप झेला। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहता हूं, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को, कि जब बिहार में इलेक्शन होते हैं तब तो आप बोलियां लगाते हैं 50,000 करोड़ दूं के 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ दूं के 90,000 करोड़, और एक तरफ पंजाब वो राज्य जिसने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के अनाज भंडार भरने में सबसे बड़ा योगदान दिया हो, उसको, उस प्रदेश को मुश्किल के समय में अपने उस हालात पर छोड़ देना, मुझे लगता है इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। भारत सरकार से मेरी मांग है कि पंजाब के लोगों जो बाढ़ से, जिनका पूरा घर बाहर, हॉस्पिटल, सड़कें सब तबाह हो गई, 5 लाख एकड़ फसल खत्म होगी, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज 50,000 करोड़ का भारत सरकार रिलीज करे और वो पंजाब के और बॉर्डर के वो लोग जो देश की लड़ाई लड़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना सके। कंग साहब ने अपनी बात रखते हुए सारा दोष केंद्र सरकार पर मढ़ दिया, अपनी राज्य सरकार को बचा लिया। लेकिन उनके ठीक बाद अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब बाढ़ का मामला उठाते हुए राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों को घेर लिया। मैं सिर्फ इस तरफ ध्यान आपका आकर्षण करना चाहूंगी कि इस तबाही के साथ जो कई लाख, तकरीबन 3 लाख एकड़ लोगों की क्रॉप्स खड़ी जो फसल वो तबाह हो गई, 5 लाख एकड़ ज़मीन तबाह हो गई और तबाह इस तरीके से हुई कि अब पानी जब चले भी गया है, उधर इतना रेता छोड़ गया कि शायद अगली 2-3 फसलें भी वहाँ नहीं बीज सकेंगे।
बॉर्डर में जो इंडो पाक का बॉर्डर है, जो तारों के उस तरफ ज़मीनें जिनके लोगों की थी, जो पुरखों के समय से वो ज़मीनों पे कल्टिवेशन कर रहे थे, वो रवि ब्यास रिवर ने तो वो सारा ज़मीन ही और ले गए। अब उनके पास ज़मीन ही नहीं रही, तो उनका सारा कुछ तबाह हो गया, ना घर रहा ना जानवर रहा। तो मैडम, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगी कि सेंटर कह रही है कि स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड का 12,500 करोड़ रुपए स्टेट के पास है, लेकिन हमारी स्टेट की सरकार और स्टेट के वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको सिर्फ 1500 मिला है अप्रैल से मई इस साल में। अब जो 1600 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ऐलान करके गए हैं कॉम्पनसेशन का, जो बिल्कुल ऊंट के मुंह में तिनके के बराबर है, तो वो ये छोटी रकम भी वो कह रहे हैं वित्त मंत्री पंजाब के आम आदमी पार्टी के कि वो रकम नहीं आई है। तो सरकार, केंद्र सरकार कह रही है 12,500 करोड़ पड़ा हुआ है, तो एक राज्य की सरकार कह रही है पैसे नहीं आए। लोग जिनके पास घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, जमीन तक नहीं है, पशु तक नहीं है, स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल, वो लोग कहाँ जाएं? इन दोनों के बीच में फैसला कौन करेगा और लोगों की बाह कौन पकड़ेगा? यहाँ पे पैसा मांगना बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के राही केंद्र की सरकार पैसे क्यों नहीं भेजती है? शून्यकाल में ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के कुछ इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए पूरे इलाके को बीएसएफ के हाथ में देने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर खींच कर देश से बाहर निकालने की मांग कर दी। 1951 में वहां 45% आदिवासियों की आबादी थी, और अभी जब 2011 की जनगणना हुई तो केवल 26-27% है, और जब अभी 26-27 में जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि वो 21 या 22% हो जाएंगे। लगभग हम आदिवासियों की यहाँ बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लगभग 50% आदिवासी गायब हो गए। मुसलमान की आबादी हमारे यहाँ 9% थी, वो अब 24%। पूरे देश भर में मुसलमान केवल 4% बढ़े हैं। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमान 15% बढ़े हैं। जहाँ की विस्थापन है, जहाँ पलायन है, जहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है, ये कौन से लोग हैं? ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हमारे यहाँ आ गए हैं, उनसे वोट प्रभावित करके ये सारी अपोजिशन चुनाव जीतती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ये जितना मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जहां मैं अभी इंचार्ज भी था, साहबगंज, पाकुड़, सबों के लिए जो है एक कोहेसिव प्लान बनाया जाए, बीएसएफ को पूरा अधिकार दिया जाए और एनआरसी लागू करके सभी बांग्लादेशी को घसीटकर जो है बाहर किया जाए। जय हिंद, जय भारत। कुल मिलाकर के लोकसभा और राज्यसभा में आज भरपूर कामकाज हुआ, सवाल जवाब हुए। चलती संसद के बीच दो ऐसी बैठकें भी हुई जिसने एक साथ कई राजनीतिक अटकलों को हवा दे दिया। पहली बैठक गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच हुई। लगभग 1 घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी और सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भाजपा संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने संसद भवन जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। वहीं दूसरी बैठक पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के बीच हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सांसदों से कहा कि हमें कड़ी मेहनत करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि हम पश्चिम बंगाल में यह चुनाव जीते। उन्होंने सांसदों से कहा कि आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बंगाल में इस सत्ता के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि संसद सत्र के बीच में ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरीके से अपनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वैसे बीजेपी कोई मौका नहीं चूकती है उन राज्यों को निशाने पर लेने से जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं और जहां वो विपक्ष में है। ये बीजेपी की कार्यशैली का एक बड़ा ही प्रमुख हिस्सा है। इन बैठकों के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी माहौल में गर्मी बढ़ा दी। लोकसभा में राहुल गांधी ने संसद में जाति जनगणना को लेकर किए गए अपने एक सवाल पर मिले जवाब को
आधार बनाते हुए मोदी सरकार को सोशल मीडिया पर घेर लिया। उन्होंने जाति जनगणना को सीधे तौर पर विश्वासघात करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने अपनी बात रखते हुए लिखा, राहुल गांधी ऐसा लिख रहे हैं जो आगे मैं पढ़ने जा रहा हूं। संसद में मैंने सरकार से जातिगत जनगणना पर सवाल पूछा, उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई भी इच्छा नहीं। मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। संसद भवन परिसर में ही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज किया। उन्होंने इस गिरावट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए उनका एक पुराना भाषण याद दिलाया। देखिए वो क्या कह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी मेहनत रंग लाई, सपना आपका पूरा हुआ। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 90 पार कर गया। 24 घंटे मेहनत करते हैं, ये तो होना ही था। मुझे आपका एक भाषण याद आ रहा है मोदी जी। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो आपने कहा था कि जैसे जैसे रुपए की साख नीचे गिरता है रुपया डॉलर के मुकाबले, तो देश की साख नीचे गिरती है। अब आज कितनी गिर गई? मुझे सिर्फ एक चीज कहनी है आपसे, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब तो अमेरिका में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका खर्चा महंगा हो जाएगा, जो सामान खरीदा जाता है वो महंगा हो जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में जनता के मुद्दों पर बहस से मोदी सरकार के बचने का उन पर आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बहस से बचने के लिए सरकार रोज नए मुद्दे उठाती है, जिस पर पहले वो बयान देती है, वो मुद्दे उठाती है, फिर विपक्ष की तरफ से बयान दिया जाता है और इसी सब में जो जरूरी मुद्दे हैं वो खो जाते हैं। बोलेंगे ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। एक बात तो है, इस सत्र के पहले दिन से प्रियंका गांधी अकेली सांसद हैं जिन्होंने दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है या देश के कई इलाकों में जो वायु प्रदूषण है उसको लेकर के लगातार मुद्दा उठाया है और ये मांग की है कि इस मुद्दे पर न केवल तुरंत बहस होनी चाहिए बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर के कुछ जरूरी और कठोर कदम उठाने चाहिए। अब देखना यह होगा कि एसआईआर पर बहस के लिए तो समय तय हो गया है, लेकिन वायु प्रदूषण, हवा में जो जहर घुला है उस पर संसद विचार करने के लिए कब तारीख मुकर्रर करती है। तो आज की संसद रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप अगर यहां तक पहुंचे हैं तो अब कुछ मिनट लगा करके अपनी राय जरूर दर्ज करवाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।